ऑफिशियल बोर्ड साइंड सर। Tell him to stop. आइलैंड के पास वाली बोर्ड, अपना इंजन बंद करो, भागने की जरूरत नहीं है, हाथ ऊपर कर कर खड़े हो जाओ। Control railway off harbor. I am increasing the speed, chasing the boat. Tell landing party to stand by and gear up. All positions in this control cabin. Landing party to prepare for landing. आज जिस बॉर्डर की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो जमीन नहीं बल्कि समुद्री सीमाएं हैं। जहां धरती की सीमाएं समाप्त होती हैं, ये वो सरहद। इस समय हम भारत और श्रीलंका के बीच में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उससे काफी करीब है। ये जो एरिया है ये फ्लोरिडा के बाद सबसे ज्यादा कोरोसिव एरिया वर्ल्ड का माना जाता है। यहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज्यादा है। बेसिकली हमें यही मिला है कि दिस बोट इज गोइंग टू श्रीलंका। समुद्र जहां सैनिकों की कर्म भूमि है, ये वो सरहद। ये जो एरिया है इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं और ये शैलो वाटर्स है। शैलो वाटर्स का मतलब ये है कि यहाँ पानी की डेप्थ कम है तो बड़े क्राफ्ट यहाँ नहीं आ सकते। श्रीलंका से भारत के बीच जो अंतिम हिस्सा है वहां तक हम आपको लेकर चलेंगे। अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, पानी के ऊपर चलता है। तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। जी जी। और उसके बीच में हम इस समय उसके बीच में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई भी अनऑथराइज्ड मूवमेंट यहाँ पे ना हो, उसके लिए हमको यहाँ पे तैनात होना पड़ता है। जहां रक्षा का संकल्प भी शपथ है, ये वो सरहद है। स्वयं रक्षा में मतलब लोगों को सुरक्षा करना। विदिन 5 to 10 मिनट्स में हम उसमें एक्शन ले लेंगे। हमारे जहाँ भी एयरक्राफ्ट बेस्ड हैं वो सब रेडी नोटिस पे रहते हैं। मेरे पीछे आप एक ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं। जहां लंका की राह श्री राम ने बनाई, ये वो सरहद है। 5वां आइलैंड जो कि श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु पर इस समय हम हैं। जैसा आप मैप में देख रहे हैं, ये कभी यहाँ पे दिखेगा, कभी कहेगा। शिफ्टिंग सैंड बैंक्स कहते हैं इनको हम लोग। जल जहां निश्चल है, ये वो सरहद है। जैसे आप भूमि पे परफॉर्म कर पाते हैं वैसे आप पानी में उतनी ही एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो दोनों रोल हैं, एक पुलिसिंग रोल है और प्रोटेक्ट करने वाला रोल भी हमारा इसमें आता है। जहां समुद्र के तरंगों में तिरंगा लहराता है, ये वो सरहद है। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पानी की सतह के नीचे उनके साथ हम भी चलते हैं। हम लोग यहीं पे रहते हैं ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी हमसे छूटे ना। यहाँ से लेके बांग्लादेश के पास भी IMBL है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी IMBL है, तो वहाँ पे हमेशा हमारे शिप्स मेंटेन रहते हैं। वी प्रोटेक्ट, दैट इज द मोटो ऑफ भारतीय तटरक्षक। नीले समंदर, नीले आसमां में अपनी तैयारी है। नीली सफेद वर्दी हमारी दुश्मन पर बड़ी भारी है। खड़े हैं समुद्र की सीमा पे सीना तान, तूफानों से खेलते, लहरों से टकराते। हम हैं भारत की आन बान शान, हम हैं भारतीय तटरक्षक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम छोर पर इस समय हम मौजूद हैं। सामरिक रूप से इसे 5th आइलैंड कहा जाता है। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी, दूसरी ओर से अरब सागर का पानी यहां पर आकर मिलते हैं। आज हम आपको इस अद्भुत बॉर्डर की कहानी सुनाएंगे और इस अद्भुत बॉर्डर के रक्षकों की कहानी भी सुनाएंगे।
तमिलनाडु में रामेश्वरम से आगे धनुषकोडी और वहां से आगे राम सेतु के बीचों बीच गुजरती है भारत के दक्षिणी सरहद की ये रेखा। यहाँ भारत और श्रीलंका की सीमा पर समुद्र भी है और छोटे छोटे टापुओं के समूह भी। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय तट रक्षक पर है और हम उनके साथ ही आपको उस इलाके तक लेकर चलेंगे जहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। ये वो क्षेत्र है जहां जिम्मेदारी घुसपैठ रोकने की, स्मगलिंग पर अंकुश लगाने की, देश के दुश्मन को सरहद के पार रखने की है। ये वो क्षेत्र है जहां जरूरत पड़ने पर अपने नागरिकों की जान बचानी है और दुनिया के किसी भी देश के इस क्षेत्र से गुजरते नागरिक की गुहार पर उनकी भी मदद करनी है। इस इलाके में दिन जैसे जैसे चढ़ता है, हवाओं की रफ्तार तेज होती जाती है। लिहाजा हमने बॉर्डर तक जाने की शुरुआत तड़के की। धनुषकोडी हम पहुंचे हैं, 5:45 लगभग बज रहे हैं। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपको वो लाइट हाउस की लाइट इस समय भी दिखेगी। धनुषकोडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ का जो टाउन है वो हुआ करता था। हालांकि 1964 में जब एक बार यहाँ पर सैलाब आया, यहाँ पर तूफान आया, उसके बाद से ये पूरी तरीके से नष्ट हुआ और उसके बाद रामेश्वरम में पूरा केंद्र यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो अब हम यहाँ से सवार होंगे इस होवरक्राफ्ट में और उस IMBL की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जो इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन है, जहाँ पर आप श्रीलंका से भारत के बीच जो अंतिम हिस्सा है वहाँ तक हम आपको लेकर चलेंगे। बॉर्डर की पूरी कहानी दिखाएंगे। हवा जितनी तेज़ यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा माइक है उसे ढक कर, ताकि आवाज़ आप तक पहुँचे, वरना तेज़ हवाएं यहाँ की बहुत बड़ी चुनौती होती है। जिस तट को छोड़कर हम आगे बढ़ रहे थे वो धनुषकोडी का ऐतिहासिक नगर। इस इलाके की चुनौतियों को समझना है तो इस जगह की आप बीती सुनिए। ये हमेशा से प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से जूझता रहा। 1964 के दिसंबर में एक चक्रवाती तूफान ने तो इस शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तब यात्रियों समेत एक पूरी रेलगाड़ी सैलाब में बह गई थी। तब से राज्य सरकार ने इसे लोगों के रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ऐसे ही मुश्किल इलाके में हमारे वीर तैनात रहते हैं और हम उसी इलाके में और आगे की ओर जा रहे हैं जहां मुश्किलें और भी बढ़ती हैं। हम जहाँ जा रहे हैं, ये IMBL की तरफ हम जा रहे हैं अभी। ये क्या आइलैंड्स इसी तरीके के, या ये धनुषकोडी का ही एरिया है? नहीं, ये सब आइलैंड्स हैं मैम। हाँ। एंड इन्हीं को हम राम सेतु कहते हैं या एडम्स ब्रिज कहते हैं। यही वो आइलैंड्स हैं। ये चेंज होते रहते हैं ड्यू टू सी करंट, ड्यू टू वेरियस वेदर फिनोमेनास। इनका लैंडमार्क जैसा आप मैप में देख रहे हैं, ये कभी यहाँ पे दिखेगा, कभी कहीं शिफ्टिंग सैंड बैंक्स कहते हैं इनको हम लोग। तो शिफ्ट होते रहते हैं। ये IMBL है हमारा, ये श्रीलंका आ जाता है। और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। जी जी, एक तरफ बंगाली खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। और उसके बीच में हम इस समय आपको उसके बीच में ज्वार भाटे में जहां अभी जमीन है, कुछ देर में केवल पानी। सीमा रेखा का बोध बहुत अनुभवी आंखों को ही रहता है। ऐसे में ये होवरक्राफ्ट कोस्ट गार्ड्स की ताकत बनता है। कोस्ट गार्ड सबसे पहला रहा हिंदुस्तान में जिसने होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। हम उसी होवरक्राफ्ट में इस समय सवार हैं और जा रहे हैं IMBL की तरफ। पर सर, होवरक्राफ्ट क्यों इस तरह के टेरेन में? होवरक्राफ्ट, अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें, जो ऑफिशियल फुल फॉर्म है हमारा, ACV बोलते हैं इसको हम, एयर कुशन व्हीकल। तो इट इज बेसिकली यूज फॉर एम्फीबियस ऑपरेशंस। तो कोस्ट गार्ड में हम इसको यूज करते हैं SAR ऑपरेशंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के लिए, जिसको हम कहते हैं HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। हम असल में अभी पानी को टच नहीं कर रहे हैं। अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, पानी के ऊपर चलता है। पानी के ऊपर चल रहे हैं और वही कोई भी लैंडमार्क भी आता है। तो जैसे हमने जब स्टार्ट किया जी, तो भी रेत के ऊपर से ही निकले, रेत के ऊपर से ही निकले। तो ये
हमारा कैपेसिटी है कि हम दोनों जगह पे ऑपरेट कर सकते हैं। जो शिप में लिमिटेड होता है, शिप में आपको एक जल का एक डेप्थ चाहिए, उसी डेप्थ में हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी डेप्थ में जाके, चाहे 0.1 मीटर हो, चाहे लैंड हो, वहाँ पे जाके पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं और जो भी कोस्ट गार्ड की चार्टर ऑफ ड्यूटीज है उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो मंडपम एक ऐसी जगह है जहाँ कोस्ट गार्ड को होवरक्राफ्ट डिप्लॉय करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। पानी से लैंड पर आ गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हम एक पानी के जहाज में सवार हैं, लेकिन एक्चुअली यही कमाल है होवरक्राफ्ट का सर। यस मैम, ये बहुत अच्छी स्पेशलिटी है इस प्लेटफॉर्म की, जो और किसी के पास नहीं है, कि हम पानी में भी जा सकते हैं और लैंड पे भी जा सकते हैं। अभी देखिए मैम, हम लोग पानी से अब जमीन पे आ चुके हैं और मैं अभी इस होवरक्राफ्ट को यहाँ पे बीच कर दूंगा, बीच कर सकता हूँ या लैंड बोल सकते हैं। नाउ आई एम लैंडिंग हियर और अब मेरा पूरा क्रू यहाँ पे जा सकता है, गश्त कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, हम पेट्रोल करेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा सर्वेलेंस हम कोस्ट गार्ड कर सकते हैं इस पूरे राम सेतु में, जो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता है। ये एक होवरक्राफ्ट है, हम इसे बाहर से अब आपको दिखाते हैं। ये एक होवरक्राफ्ट है, आप देखिए कि किस तरीके से उसका जो स्कर्ट जिसे कहा जाता है, वहां पर पूरा जो हवा का के जरिए किस तरीके से अब उसे ऊपर की ओर उठा रहा है। ये एक एयर कुशन व्हीकल इसे कहा जाता है। ये हवा नीचे से उसे ऊपर की ओर उठा रहा है, जमीन पर भी उतनी ही आसानी से और उसके बाद पानी पर भी उतनी ही आसानी से ये आगे बढ़ रहा है। इसकी तेज रफ्तार इसे इस तरह की इलाकों में एक गेम चेंजर साबित करती है। कोस्ट गार्ड इसका इस्तेमाल करता है देश के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए, उन स्मगलर्स का पीछा करने के लिए जो हमारे देश के एसेट्स पर नजर लगाते हैं। ये जो एसीबी है, ये जो होवरक्राफ्ट है, इस तरह के इलाके में इसीलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी जमीन का हिस्सा आ जाता है, पानी का हिस्सा आ जाता है, बहुत छिछला पानी यहाँ पर है और इस पर एक आम जहाज इतनी तेजी से नहीं चल सकता। भारत और श्रीलंका के बीच इस सीमा पर 12 छोटे द्वीप हैं, जिनमें आइलैंड 1 से 5 तक भारत के पास है और 6 से 12 श्रीलंका के पास। भारत के इन द्वीपों पर कोई नहीं रहता, लेकिन चुनौती है कि इन टापुओं का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी या भारत विरोधी गतिविधि के लिए न हो और आसपास कोई भी संदिग्ध कोस्ट गार्ड की पैनी निगाहों से बच नहीं सकता। One cable, one suspicious boat sighted, sir. Island के पास वाली बोट, this is Indian Coast Guard. अपना इंजन बंद करो, भागने की जरूरत नहीं है, हाथ ऊपर कर खड़े हो जाओ। This is Indian Coast Guard. All positions, this is control cabin. One suspicious boat sighted. Landing party to prepare for landing. I'm increasing the speed, chasing the boat. Tell landing party to stand by. And gear up. चेज की कार्रवाई हमने देखी यहाँ पर, ये क्या है? मैम, ऐसा होता है कि हमारे पास जब कभी इन्फॉर्मेशन होती है या जब हम कभी नॉर्मल पेट्रोल पे निकलते हैं और हमको कुछ सस्पिशियस मिलता है तो विल हैव टू आइडेंटिफाई देम, इंस्पेक्ट देम, और जो भी उसमें मिलता है, हमारे कोई भी स्मगलिंग एक्टिविटी हो रही है उसके रिगार्डिंग, कोई भी कमोडिटी यहाँ से श्रीलंका जाती है, वो सारी चीज़ें होती है। और जितना हमने देखा है श्रीलंका क्राइसिस जब से आया है 2022 से, ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एनी टाइप ऑफ आइटम इंडिया से श्रीलंका जाता है विदाउट एनी कस्टम्स रूल्स। तो और स्मगलिंग के जितने भी ड्रग्स हो गया, ये सारी चीज़ें, मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जब हमें ये इसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने अपना प्लान बनाया
और हमें करेक्टली आइडेंटिफाई हो गए, ये बोट आइडेंटिफाई हो गई और इसमें जितने भी ये इलीगल काम करने वाले लोग थे इनकी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, तो वो हमने आपको अभी दिखाया। वैसे जिस टापू पर हम इस समय थे वो एक सामान्य टापू नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच सेतु है। समुद्र सेतु, सेतुबंध या फिर राम सेतु। इसके कुछ हिस्से जलमग्न हैं और कुछ टापू के रूप में बीच बीच में इसी तरीके से दिखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच वैसे तो एक समुद्री सीमा है, लेकिन अगर हम एक लैंड बाउंड्री की बात करें तो आप इसे ही समझिए। 5वां आइलैंड जो कि श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु पर इस समय हम हैं। चाहे आप आस्था के हिसाब से देखिए या फिर आज हमारे सैनिक जिस तरीके से उसी भक्ति, देशभक्ति के साथ इन सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, ये ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामरिक, आध्यात्मिक हर रूप में सबसे महत्वपूर्ण सीमा भारत की। ये एक ऐसी जादुई भूमि है जहां के बारे में आपने केवल सुना होगा। 2 टापुओं के बीच आप चलकर भी जा सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की जानकारी जरूरी है, वरना सेतु के किनारे तीखी ढलान का खतरा भी है। ये सर हम चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें कि हम किस हिस्से में इस समय मौजूद हैं। यहाँ हमारे जो इंडिया का जो लास्ट कोना है मेनलैंड का, जो है धनुषकोडी। धनुषकोडी के बाद एक आइलैंड की सीरीज है, तो उसमें जो पहले 5 आइलैंड है वो इंडिया की साइड है। तो इस समय हम लास्ट आइलैंड पे हैं, जो 5वें आइलैंड पे, और यहाँ से थोड़ी दूर पे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है जो पानी के ऊपर है। ओशन का जो लेवल है वो चेंज जो होते रहता है, जो पूरी पृथ्वी पर ही, उसका असर इन इलाकों में भी मिलता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक ऐसा लैंड मास है जिसकी डेप्थ बहुत कम है। तो कभी जैसे जैसे टाइडल और ओशन लेवल ऊपर नीचे होता है, तो हो सकता है कि पहले कभी ऐसा हो कि टाइडल ओशन लेवल बहुत नीचे होगा और उस टाइम ऐसा हो सकता होगा कि हम क्रॉस भी कर सकते हैं। बट अभी ऐसा है कि क्योंकि कुछ आइलैंड हमारी तरफ है, तो बीच में डेप्थ है जो अभी तो पैदल नहीं पार कर सकते, बट जो एडम्स ब्रिज है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कभी ऐसा हो सकता है पहले हो कि जब हम क्रॉस कर सकते हो। कोस्ट गार्ड्स ने इस मोर्चे की कार्रवाई पूरी कर ली थी और हम लौट आए हार्बर पर एक और नए अनुभव के लिए। यहाँ एक दूसरी बोट पेट्रोलिंग के लिए तैयार हो रही थी, पर जब तक बोट तैयार होती हमने सरहद की अपनी समझ बढ़ाई। अगर इस पूरे एरिया में हम कोस्ट गार्ड के रोल को देखें तो मुख्य तौर पर क्या जिम्मेदारियां रहती हैं? जिस जगह पर हम खड़े हैं ये कोस्ट गार्ड का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है मंडपम जी, जो भारत के ईस्टर्न क्षेत्र में आता है। और इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये श्रीलंकन जो IMBL है हमारी, जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, उसके बहुत नज़दीक है। जैसे कि आप जानती हैं कि श्रीलंका में 70s के अराउंड एथनिक स्ट्राइफ रही है बहुत ज़्यादा, जो अब सेटल डाउन हो गई है, पर उसके रिपरकशंस अभी भी हैं। तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट रहता है श्रीलंकन रिफ्यूजीज़ का। साथ साथ आप कह सकते हैं कि इधर नारकोटिक्स और सी कुकुम्बर, जो एक वैरायटी है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत महंगे दामों पे बिकती है, अच्छा, उसकी स्मगलिंग भी होती है। तो बीइंग ये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस होने की वजह से जो मंडपम के जो एसेट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे बोट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट पे खड़ी हुई, और हमारे होवरक्राफ्ट्स हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली IMBL को पेट्रोल करते हैं, सो दैट कोई भी स्मगलिंग एक्टिविटी को प्रिवेंट किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिशिंग बेस है ये इंडिया का मंडपम। तो अगर फिशिंग बेस है तो इसका मतलब है यहाँ बहुत सारे मछुआरे ऑपरेट करते हैं, उनकी जीवन की सुरक्षा करना, उनको असिस्ट करना जब भी वो किसी डिस्ट्रेस में हो, वो भी इस बेस की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों रोल हैं, आप देखेंगे, एक पुलिसिंग रोल है और एक रोल है जो हमारा असिस्ट करने का रोल है, जो प्रोटेक्टर का रोल है। कोस्ट गार्ड का जो मोटो है उसके हिसाब से, वी प्रोटेक्ट के हिसाब से प्रोटेक्ट करने वाला रोल भी हमारा इसमें आता है। जो
सैनिकों के हाथों को मजबूत करने की बात है, यानी कि यही जो हमारे साथ जो बोट्स हैं या फिर हमारे सर्वेलेंस के जो सिस्टम्स हैं उनकी बात करूं, तो क्या आप लोगों के पास ऐसे यंत्र तंत्र पूरा है जिसके लिहाज से हम कहें कि हमारे कोस्ट गार्ड इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर अत्याधुनिक कहे जा सकते हैं? टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती है, उसी के साथ साथ हमारे इक्विपमेंट भी हमने अपग्रेड किए हैं और वही कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस तरह से हमारी थ्रेट्स बढ़ती हैं, जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसी हिसाब से हमारा इक्विपमेंट का इंटेक भी बढ़ता जा रहा है और भारत सरकार इसमें काफ़ी सहयोग हमें दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट हमें सहयोग दे रही है। Quarterdeck and forecastle in charges must have been reached for leaving our briefing. जब भी आप यहाँ पर हैं समुंदर पे तो आपकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता है। जो जितने भी इसमें सेलर्स रहेंगे वो सब एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। जरूर जरूर। तो मुझे भी ये पहनना है। यस मैम। तो इसे हमेशा आपको पहन के रहना है जब तक आप बोट पर हैं? अपर डेक में मैक्सिमम इस जैकेट को पहन के मस्ट एंड शुड 100% ये पहन के बाहर आना है। सुरक्षा पर किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लिया जाता है। Captains of the top, forecastle quarterdeck in charges and all concerned personnel bridge for leaving harbor briefing. जब हार्बर छूटता है कोई भी आईबी तो दो कारण उसके हो सकते हैं। एक तो जो रोज की कार्रवाई है जिसके लिए उन्हें निकलना है, 8 से 9 घंटे का समय उन्हें समुद्र में बिताना है, और दूसरा कोई इमरजेंसी के लिए, किसी आपात के लिए, किसी डिस्ट्रेस कॉल के लिए जब वो उसे आंसर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, और तब कितना समय उनका वहां पर बीतेगा वो कोई समय उसके लिए निर्धारित नहीं होता है। तो ऐसी ही एक कार्रवाई के लिए हमने यहाँ पर हार्बर कोस्ट गार्ड के सैनिकों के साथ छोड़ दिया है और जाकर देखते हैं कि वहां पर कौन सी चुनौती, किस तरह का काम इनकी प्रतीक्षा कर रहा है। Engine 3 sir. Very good. Check speed 5.4 knots sir. Very good. Very slightly port of Texas. Very good. कोस्ट गार्ड की टीम के साथ हम सरहद पर एक दूसरे इलाके के लिए निकल पड़े थे जहां से कुछ संदिग्ध गतिविधि की खबर मिली थी। कोस्ट गार्ड के लिए ये कार्रवाई सामान्य है और इसके लिए वो खास तौर पर प्रशिक्षण पाते हैं। हमारा मोटो है मैम कोस्ट गार्ड का व्योम रक्षा। सो हमेशा हम अपने मिशन में हमेशा तैयार रहते हैं और चौकन्ना रहते हैं। हम हार्बर से निकलकर समुद्र में काफी आगे तक निकल चुके थे। यूं तो इस पूरे क्षेत्र में मछुआरों के कई नाव आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इस एक नाव को लेकर संदेह था। जब तक हम उस ओर देख रहे थे तभी कैप्टन की तरफ से अनाउंसमेंट हुई। मूवमेंट ऑफ इनबाउंड फिशिंग वेसल। Slightly port of Texas. Very good. Regaining track. कैप्टन का अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पर बोर्डिंग पार्टी के रेडी होने के लिए, और हम देख रहे हैं कि अब पूरी तरीके से जो बुलेट प्रूफ यहाँ पर वेस्ट हैं, उनके साथ हेलमेट्स हैं, वो सब पहनकर तैयार हो रहे हैं। सर, ये किटिंग अप क्यों? मैम अभी सीओ सर ने अनाउंसमेंट किया है बोर्डिंग पार्टी को रेडी होने के लिए, इसलिए अभी हम रेडी हो रहे हैं। तो आप लोग आमतौर पर शिप पे आप बुलेट प्रूफ पहन के नहीं रहते हैं? नहीं मैम, वैसे हम ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन के रहते हैं। ये जो जैकेट्स होती हैं ये फ्लोटेबल होती हैं कि अगर आप कोई मिशन के दौरान पानी में भी गिर जाते हो तो आप फ्लोट करोगे। मतलब ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये फ्लोटेबल है? यस मैम, ये फ्लोटेबल है मैम। अच्छा, ये स्पेशली कोस्ट गार्ड के लिए? ये मैम कोस्ट गार्ड में यूज होता है मैम, हर जगह ऑल ओवर इंडिया में। पार्टी आदेश के अनुसार अब आगे जाने को तैयार थी और उन्हें इसके लिए अब ब्रीफिंग दी जा रही थी। रेडी फॉर द अनदर मिशन। अब इंटेलिजेंस मिला है कि एक फिशिंग बोट है
जो IMBL जा रही है मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ट्राबैंड, जो कि सी कुकुम्बर या टर्मरिक हो सकता है। हमने बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं सी पे एंड वी विल बी डूइंग दिस कंफर्टेबली अगेन। सेफ्टी अटमोस्ट प्रायोरिटी होगी, सब बड़ी पेयर में रहेंगे। हमारा आप लोगों का कॉल साइन होगा जेमिनी, मेरा कॉल साइन होगा मदर। हर 5 मिनट में मुझे ऑप्स नॉर्मल की रिपोर्ट चाहिए आप लोगों से, कोई भी फायर नहीं करेगा। सो यू आर रेडी फॉर द मिशन? हाउस द जोश? हाउस द जोश? तो ये रबर बोट जैसे जेमिनी कहते हैं कि उसे लोअर किया गया है यहाँ पर, और उसमें किटअप करके जो हमारे सैनिक हैं वो सवार हो गए हैं। इसमें अब ये आगे निकलेंगे उस शिपिंग बोट की तरफ जिसको लेकर संदेह है कि क्या हो सकता है, उसमें कौन से लोग सवार हैं, क्या कुछ चीज़ों को लेकर तो ऐसे नहीं आ रहे हैं जो प्रतिबंधित है, इसमें कॉन्ट्राबैंड भी हो सकता है। तो ये अपनी इस मिशन के लिए यहाँ से आगे निकल रहे हैं। दरअसल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है अगर इस तरह के छोटे बोट्स रहते हैं। आमतौर पर इस तरह के जो इंटरसेप्टर बोट्स होते हैं उसमें ऐसे छोटे जेमिनी रखे जाते हैं जिसमें सवार होकर सैनिक आगे बिल्कुल नज़दीक उसके पहुंचते हैं। अब ये तो एक ऑपरेशन है जहां पर इन्हें उस संदेहास्पद नाव की तरफ जाना है और उन लोगों से पड़ताल करनी है, लेकिन इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कोस्ट गार्ड की ओर से अपील के बावजूद नाव ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। शक गहरा रहा था। कोस्ट गार्ड की टीम ने उस संदिग्ध नाव का तेजी से पीछा किया और जल्द ही अपने व्यू से रोकने को बाध्य कर दिया। स्टैंड बाय बोर्डिंग पार्टी embarking on suspicious boat, sir. Gemini, this is mother. जो एरिया जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं मैम, इट इज़ वेरी नियर टू IMBL, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे सी कुकुम्बर की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। जो इंडिया में तो इट्स इलीगल, बट इन श्रीलंका इट्स लीगल। सो काफ़ी स्मगलिंग यहाँ पे सी कुकुम्बर की होती है। सो इट्स बेसिकली हमें यही मिला है कि दिस बोट इज गोइंग टू श्रीलंका और इट्स कैरिंग सी कुकुम्बर एंड दे आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू सम श्रीलंकन बोट। सो वी आर बोर्डिंग द बोट टू कैच द कॉन्ट्राबैंड। कोस्ट गार्ड्स ने बोट को रोककर गहन तलाशी ली। पूछताछ की, पड़ताल की। मिशन पूरा हो चुका था। वापस लौट आई है पूरी टीम। सर कुछ सस्पिशियस लगा था लेकिन कुछ मिला क्या? यस मैम, हमने सी कुकुम्बर जो मैंने बताया था आपको मिशन में कि सी कुकुम्बर की इंटेलिजेंस आया था, तो हमने सी कुकुम्बर और टर्मरिक जो है जो श्रीलंका ट्रांसफर हो रहा था वो हमने फाइंड आउट किया है बोट से। वो यानी सरकार को जिस तरह का देश को नुकसान छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सब बचाते हैं। बिल्कुल मैम, ये जो सी कुकुम्बर है मैम, ये आपको लग रहा होगा कि ये हम लोगों ने इसके बारे में कम सुना है। हाँ। पर ये इट्स अ शेड्यूल 1 स्पीसीज एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से। हाँ। और ये उतना ही डेंजर है, ये इतना ही इंडेंजर्ड स्पीसीज है जितना बंगाल टाइगर और राइनोसेरोस है। अच्छा अच्छा, तो उसे बचाया है हमारी टीम ने आज। बिल्कुल मैम, हमने उसको स्मगल होने से बचाया है। हाँ। सी कुकुम्बर को स्मगल होने से हमने बचाया है, विच इज जो मतलब स्मगलर्स को काफी चोट पहुंचेगी। पर एक मिशन खत्म, इसका मतलब ड्यूटी आज की खत्म नहीं, अभी आगे और भी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। भारतीय तटरक्षक की जय! भारतीय तटरक्षक की जय! भारतीय तटरक्षक की जय! देश के नायकों के लिए ये रोज की कार्रवाई है। देश की संपदा की रक्षा, देशवासियों के हित की सुरक्षा। केवल इतना ही नहीं,
समुद्र में किसी भी कारणवश अगर कोई फंस जाता है, किसी की जान पर खतरा बन पड़ता है, तो सबसे पहले मदद की पुकार पर रिस्पॉन्ड करते हैं कोस्ट गार्ड्स। रेस्क्यू के ऐसे ही एक अभ्यास के हम साक्षी बनने जा रहे थे। कोस्ट गार्ड की प्रमुख भूमिकाओं में है समुद्र में फंसे किसी भी ऐसे व्यक्ति की जान बचाना जिसकी तरफ से मदद की गुहार की जाती है। समुद्र में जान बचाना कोस्ट गार्ड की प्रमुख दायित्व में से एक है। मेरे पीछे आप एक ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं जहां पर कोस्ट गार्ड का ही एक ALH हेलीकॉप्टर है जो समुद्र में डूब रहे एक व्यक्ति को बचाने के लिए यहां पर पूरे प्रयास कर रहा है। उस व्यक्ति को यहां से निकाल कर वो ले जाएगा। दरअसल एक समन्वय की जो एक तस्वीर यहां पर दिखती है, कोस्ट गार्ड्स में केवल शिप्स नहीं है, बोट्स नहीं है, बल्कि एक एविएशन विंग भी है और इस कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें बहुत ही निर्णायक इनकी भूमिका हो जाती है। ऐसे ही एक बोट पर सवार हम हैं कोस्ट गार्ड के और यहाँ पर कोस्ट गार्ड का ये ALH हेलीकॉप्टर जो उस डूबते हुए व्यक्ति को देखिए कितनी सफाई से यहाँ से बचाकर निकाल ले जा रहा है। तटरक्षक कहा जाता है लेकिन है ये हिंदुस्तान के सरहदों के जीवन रक्षक। ये आप देख रहे हैं, ये सर्च एंड रेस्क्यू का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई समुद्र में कोई फंस गया, गिर गया, गलती से अपने मछली बोट से गिर गया या किसी मर्चेंट वेसल से गिर गया, तो उसको बचाने के लिए हम लोग जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, अलग अलग टाइप के हेलीकॉप्टर्स हैं। तो हम उनको वहाँ पे जाके उनको समुद्र से उठा लेते हैं और अपने सेफली लैंड पर ले आते हैं। अपने ही मतलब कोस्ट गार्ड में ही आपके पास एविएशन होने से कितना फायदा होता है? एविएशन का बहुत फायदा है। हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट है। डॉनियर एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर 3 टाइप के हैं। ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 1 है, ALH हेलीकॉप्टर Mark 3 है, चेतक है। और एविएशन में जो रिस्पांस टाइम है एविएशन का बहुत ही कम है। जैसे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम इमीडिएटली एयरक्राफ्ट लॉन्च कर देते हैं। हमारे जहाँ भी एयरक्राफ्ट बेस्ड हैं वो सब रेडी नोटिस पे रहते हैं। इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक हेलीकॉप्टर निकल जाता है और जितने भी दूर हो उसको वहाँ से उठा के ले आता है। कोस्ट गार्ड एक ऐसी फोर्स है जिसकी स्थापना आज से 46 साल पहले साल 1978 में हुई थी। शांतिकाल में देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय तटरक्षकों पर ही रहता है। शुरुआत केवल 2 पोत और 5 पेट्रोल बोट्स के साथ हुई थी। आज भारतीय तटरक्षक के पास एक से एक उन्नत पोत है जो तेजी और कुशलता से पूर्ण है। जरूरतों को देखते हुए कोस्ट गार्ड्स को हवाई शक्ति से भी लैस किया गया। उनके पास फिक्स्ड विंग डॉनियर विमान है जो समुद्र पर गश्त और निगरानी, खोज और बचाव, साथ ही मेडिकल इवैक्यूएशन में सक्षम है। चेतक हेलीकॉप्टर जो लंबे समय से सर्च और रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव जो स्वदेश में निर्मित है और तटीय सुरक्षा से लेकर आपात स्थिति में सर्च और रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं ताकत से लैस देश की सुदूर सरहदों पर कोस्ट गार्ड्स खामोशी से सुनिश्चित करते हैं कि हम महफूज रहें, सीमाएं सुरक्षित रहें। सीमा से लगते हुए जिस इलाके में हम इस समय है, हालांकि हम समुद्री सीमाओं में है, लेकिन बहुत दूर पीछे मेरे आप पम्बन ब्रिज देख सकते हैं। 1914 में इसका निर्माण हुआ था और उस दौर में यानी कि काफी लंबे समय तक ये सबसे लंबा रेल लिंक हुआ करता था। मंडपम और दूसरे छोर पर रामेश्वरम, इन दोनों इलाकों को जोड़ता हुआ ये रेल लिंक यहाँ पर है। जब कोई पानी का जहाज नीचे से गुजरता है तो वो ब्रिज खुल जाया करता था और लंबे समय तक लोग इस ब्रिज पर आकर, जो सड़क मार्ग है वहां पर आकर निहारते रहे उसको। अब एक नया हिस्सा वहां पर उसका निर्माण हो रहा है रेल का। 2020 से शुरुआत उसकी हुई है। वहां पर जो निर्माण होगा, अब ब्रिज का वो जो हिस्सा है जहां से शिप्स जब गुजरेंगे तो उसे बस ऊंचा ऊपर उठाया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही ये निर्माण पूरा होकर यहाँ पर शुरुआत हो।
यहाँ के लोगों के लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है। भक्त भी बड़ी संख्या में आते हैं, चूंकि रामेश्वरम तीर्थ है, पावन तीर्थ है, और इस पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को एक तीर्थ मानकर हमारे तट रक्षक उसकी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। कोस्ट गार्ड्स को आपने होवरक्राफ्ट के जरिए जल और थल पर ऑपरेशन करते देखा, समुद्र की लहरों पर लुटेरों और स्मगलरों से दो हाथ करते देखा, आसमान में मसीहा बनकर लोगों को बचाते देखा, पर इनकी मौजूदगी लहरों के नीचे भी है। कोस्ट गार्ड्स की जो भूमिका होती है इन समुद्री सरहदों पे, वो केवल सतह की नहीं बल्कि सतह के नीचे भी है, और इसीलिए हम कुछ देर के लिए ही सही सतह के नीचे चलकर देखते हैं और उनसे समझते हैं कि उनकी भूमिका समुद्र के सतह के नीचे कितनी रहती है। कोस्ट गार्ड्स में ऐसे सैनिक भी हैं जो लहरों के नीचे भी किसी तरह की कार्रवाई करने में सक्षम हैं। उनकी ट्रेनिंग उन्हें गहरे समुद्र में गोते लगाने की महारत देती है। चाहे सतह के नीचे किसी चीज की तलाश हो, जहाज के लिहाज से कोई अंडर वाटर आवश्यकता, या फिर दुश्मन की साजिशों को लहरों के नीचे ही नाकाम करना, सरहद पर इस भूमिका में भी कमाल है कोस्ट गार्ड्स। पर इतनी भूमिकाओं को निभाने के लिए ये तैयार कैसे होते हैं? हमने मंडपम के कमांडिंग ऑफिसर से ये सवाल पूछा। प्राकृतिक तरीके से देखें तो जमीन पे रहना हमारे लिए बहुत ही नेचुरल और आसान होता है, बट जो पानी होता है, पानी में जाके उसी चीज को हम अगर रिपीट करने की कोशिश करें तो वो हमें आसानी से नहीं आती, तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोस्ट गार्ड एक युवा फोर्स है। सुरक्षा कर्मी अगर दिन रात निस्वार्थ भाव से दायित्व निभाते हैं तो उसके पीछे की सोच भी दिलचस्प है। पहले तो शुरू में जब इनिशियल पढ़ते थे तो ऐसा लगा था कि देश सेवा के लिए मतलब एक जुनून सा था सर्विस में भर्ती होने का, क्योंकि किसी भी सैनिक को देखते थे तो एक अलग तरीके की फीलिंग हमारे उसमें आती थी कि हम भी फौज ज्वाइन करें और देश की रक्षा करें। एक्चुअल में ऑपरेशन होता है, सी में जाते हैं, तब लगता है कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं, एक्चुअल में प्राउड फील होता है। बिल्कुल। एक तो बहुत ज़्यादा स्मगलिंग एरिया है मैम, यहाँ पे जीवन है जो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे जब ऑपरेशन में जाते हैं नाइट को, चाहे एनी टाइम 24 आवर हम लोग मौजूद रहते हैं ऑपरेशन के लिए। हम शिप में भी जाते हैं और हमारा एयर स्टेशन में ATCA ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जिसमें हम सिग्नल मैन POCR की ड्यूटी करते हैं और नीचे फायर फाइटिंग की ड्यूटी करते हैं। हम हमेशा रेडी रहता है, ऑलवेज हमारा एयरक्राफ्ट भी है, शिप भी है, SAR करके एक हमेशा रेडी रहता है। विदिन 5 to 10 मिनट्स में हम कुछ भी एक्शन ले लेते हैं उससे। हजारों किलोमीटर का दायित्व क्षेत्र संभाल रहे कोस्ट गार्ड्स आम लोगों के लिए जीवन रक्षक हैं। लहरों से बचाने की कार्रवाई के साथ साथ लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसका भी पूरा ड्रिल हमने देखा। एक कार्डियक इमरजेंसी केम ऑन बोर्ड, तो उनको हम यहाँ लाए, एम्बुलेंस में उनको लोड करेंगे, उनको ऑन द वे एन रूट जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं यहाँ लाएंगे। उनका प्राइमरी असेसमेंट करके जब हमने देखा कि ही वाज नॉट हैविंग एनी ब्रीदिंग, नॉट हैविंग एनी पल्स, तो हमने सीधा लाइफ सेविंग मेजर CPR और BLS जो होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो उनके हार्ट और लंग्स को वापस स्टार्ट करने, उनको एक आर्टिफिशियली पंप करने के लिए हमने अपनी एक्सरसाइज चालू करी। मोर्चे पर निकल रहे सैनिकों के पीछे भी एक पूरी टीम होती है जो हर एक बात का ख्याल रखती है, और मोर्चे पर निकलने से पहले भी भरपूर तैयारी होती है। मेरा यहाँ पे रोल है बेसिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है मेरे को इस स्टेशन को, और यहाँ पे जो शिप्स आते हैं और यहाँ से जो फॉरवर्ड एरिया में वो पेट्रोल करते हैं, उनका जो बाकी की ड्यूटीज होती है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना मेरा ड्यूटी है।
वैसे तटरक्षकों के वेलफेयर की बात हुई तो हम आपको उस जगह भी लिए चलते हैं जहां उनके खान पान की तैयारी चल रही है, क्योंकि इसके भी दो पहलू हैं। अव्वल यहाँ बेस पर उनका खाना और शिप पर खाना पकाने की चुनौती। देश की रक्षा करते हुए जो जवान हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका आहार, उनका पोषण वो तय करते हैं ये। लेकिन जब शिप पर यही चीज करना होता है, उस पर हमने जब सवारी की, हमने देखा इतना रोल कर रहा है, खाना कैसे बनाते हैं? उसमें खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है मैम। एक तो शिप रोल करता है जिससे अपने बचाव भी करने हैं, साथ साथ में खाना भी तैयार करना है, वो भी टाइमली। मंथली मेडिकल चेकअप होता है सारे फूड हैंडलर्स का, जो हम खाना बनाते हैं जितने लोग, तो हर महीने देखा जाता है हमारा जो कोई त्वचा संबंधी कोई बीमारी नहीं है, नाखून में कोई इन्फेक्शन नहीं है। कोस्ट गार्ड्स देश की सभी समुद्री सीमाओं पर तैनात है। हर सीमा की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग चुनौती है, और तटों के ये रक्षक हर चुनौती से टकराते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। देश के हर छोर, हर सरहद तक आपको साथ लिए चलने का सिलसिला जारी है, लेकिन आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।